हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इकोनॉमिक्स नोबेल 2023 हाउ मैरिज, पेरेंटहुड एंड द पिल इम्पैक्ट वुमेन इन द वर्कफोर्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है और इस बार इस पुरस्कार की विजेता बनी है क्लाउडिया गोल्डिन। उन्हें ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों और उसमें उनकी कम भागीदारी के कारणों के बारे में समझ विकसित करने के लिए दिया गया है। देखा जाए तो गोल्डिन वो पहली अर्थशास्त्री बनी है जिसने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक लेखा जोखा दिया है। उनकी इस रिसर्च ने श्रम बाजार में लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का पता लगाया है और इसके लिए गोल्डन ने अमेरिकी कार्यबल के 200 वर्षों के डेटा की जांच की है। उनके मुताबिक जहां ये माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से इतर अलग शैक्षिक विकल्प तलाशे, जैसे कि साइंस के बदले उन्होंने आर्ट्स का अधिक चुनाव किया या अलग करियर चुने जैसे कि इंजीनियर के बदले नर्स के जॉब, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि वो पीछे हैं क्योंकि बच्चे और पारिवारिक जिम्मेवारी उनके सर पर है। उनके रिसर्च के परिणामों की बात की जाए तो ये बात सामने आती है कि वर्षों की इतनी तरक्की के बावजूद पूरी दुनिया में श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का न केवल बहुत ही छोटा सा तबका श्रम बाजार में अपनी हिस्सेदारी रखता है, बल्कि पुरुषों की तुलना में वो बहुत कम कमाई भी करती हैं। इतना ही नहीं, लेबर मार्केट में वो काम की मांग भी कम करती हैं और कम ही नौकरियां करती हैं। इन परिणामों को गोल्डन ने विवाह, पेरेंटिंग और गर्भ निरोधक गोली से भी जोड़ा है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि उनके निष्कर्ष की व्याख्या क्या है। आखिर क्यों वो ऐसा कहती हैं कि महिलाएं कार्यबल में शामिल तो होती हैं लेकिन जल्द ही वो इससे बाहर हो जाती हैं। शिक्षा, विवाह, बच्चे के जन्म और गर्भ निरोधक गोली का आखिर महिला कार्यबल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर क्यों होता है? और इन सबसे इतर सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर इन आंकड़ों को कैसे हम भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो हमारी आज की पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले हम उनके रिसर्च डेटा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो गोल्डन की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 1800 के दशक में सार्वजनिक रिकॉर्ड में विवाहित महिलाओं का व्यवसाय अक्सर पत्नी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि उनमें से कई महिलाएं अक्सर कृषि और अन्य पारिवारिक व्यवसायों में काम करती थी। यानी ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के काम को कार्य माना ही नहीं गया है। सार्वजनिक डेटा का इस्तेमाल कर गोल्डन ने यह दिखाया है कि औद्योगिकरण ने विवाहित महिलाओं के लिए काम करने की संभावना कम कर दी, क्योंकि खेती के विपरीत विनिर्माण कार्य घर से करना कठिन था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक परिवर्तनों ने अधिक महिलाओं के लिए काम करना संभव बना दिया। इन बदलावों में स्नातक दरों में वृद्धि, तकनीकी प्रगति और गर्भ निरोधक तरीकों तक आसान पहुंच की भूमिका रही। यही वजह है कि जहां औद्योगिकीकरण ने महिलाओं को जॉब से बाहर किया, वहीं सर्विस सेक्टर में उनकी पहुंच को आसान बनाया। हालांकि समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और आज भी महिलाओं को मातृत्व पेनल्टी यानी मां होने की सजा भुगतनी पड़ती है, तो महिला होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, जबकि पुरुषों को फादरहुड प्रीमियम प्राप्त होता है, यानी वो पिता के रूप में सुप्रीम होते हैं जो अपने करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं, वो भी बच्चों की बहुत ज्यादा देखभाल या सेवा किए बगैर, क्योंकि इसके लिए माएँ होती हैं। यही वजह है कि लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर अभी भी बना हुआ है और महिलाओं की भागीदारी भी कार्य क्षेत्र में कम है। उनका कहना है कि अविवाहित महिलाएं जो कार्य क्षेत्र में शामिल भी होती हैं, वो जल्द ही बाहर भी हो जाती हैं। चलिए, रिसर्च को समझने के बाद अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों महिलाएं कार्यबल में शामिल तो होती हैं लेकिन जल्द ही इससे बाहर हो जाती हैं। तो गोल्डन का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारंपरिक रूप से घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी औरतों पर होती है और ऐसे में शादी के बाद उन्हें कई बार नौकरी छोड़नी पड़ती है, या अगर वो नौकरी करती भी हैं तो ऐसी नौकरियां करती हैं जहां वो घर के लिए हमेशा ऑन कॉल
यानी उपलब्ध रह सके। सरल शब्दों में कहें तो ऐसी जगह जहां पर वो एक मानव संसाधन के रूप में अपना पूरा योगदान नहीं दे रही हों, बल्कि काम के लचीलेपन की ओर वो ज्यादा आकर्षित होती हैं। वो कम घंटे की जॉब को प्राथमिकता देती हैं ताकि घर के साथ साथ वो अपने परिवार को भी संभाल पाए। साथ ही फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब या फिर वर्क फ्रॉम होम की तरफ भी उनका ज्यादा ध्यान होता है। तो ऐसे में वो कम वेतन और प्रति घंटे के आधार पर भुगतान करने वाले कामों को ज्यादा तरजीह देने लगती हैं। इसे हम इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे से भी समझ सकते हैं। दरअसल इस सर्वे को साल 1996 से 2015 तक 86 राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड टॉपर्स पर किया गया था। इन टॉपर्स में से 51 पुरुष और 35 महिलाएं टॉपर थीं। ये सर्वे बताता है कि 1/3 पुरुषों की तुलना में केवल 5 में से 1 महिला टॉपर ही पीएचडी करती है। तो वहीं केवल 40% महिला टॉपर विदेश में पढ़ाई या काम कर रही हैं, जबकि ऐसा पुरुषों का अनुपात 63% है। अब अगर सर्वे की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई टॉपर महिलाएं करियर या उच्च शिक्षा के स्थान पर अपने पारिवारिक दायित्व को ज्यादा तरजीह देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भी भारत में 52% महिलाएं नौकरी के साथ साथ घर परिवार की देखभाल करने की इच्छा रखती हैं। और इसका असर क्या होता है वो ये कि बाद में जब वो काम पर लौटना चाहती हैं तो अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में कम कीमत के कामों पर उन्हें समझौता करना पड़ता है। साथ ही इतने सालों तक लेबर मार्केट से बाहर रहने के कारण तेजी से बदलती दुनिया में वो नए अनुभवों से अनजान रह जाती हैं और इसलिए भी उन्हें कम वैतनिक कामों के लिए अपनी हामी भरनी होती है। गोल्डन कहती है कि कॉलेज या प्रोफेशनल स्कूल के ठीक बाद लैंगिक आय का अंतर छोटा होता है, लेकिन बाद में ये बढ़ जाता है और खासकर पहले बच्चे के बाद ऐसा होता है। ये कुछ व्यवसायों में दूसरों की तुलना में ज्यादा है और उन व्यवसायों में और भी ज्यादा है जो लंबे, अनियमित और ऑन कॉल घंटों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि कामकाजी माताएं घर पर ऑन कॉल होती हैं जबकि कामकाजी पिता कार्य पर ऑन कॉल होते हैं। यही वजह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम कमा पाती हैं। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत में वर्तमान लिंग वेतन अंतर 20% है। इसके अलावा गोल्डन ये भी बताती हैं कि जहां पहले बच्चे के समय महिलाएं काम पर नहीं जा पाती हैं, तो वहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कम देखभाल और निरीक्षण की जरूरत होती है। ऐसे में वो एक बार फिर करियर की तरफ बढ़ती हैं। वो बताती हैं कि युवा महिला सहकर्मियों की तुलना में 44 वर्ष से अधिक की महिला चिकित्सक ज्यादा काम करती हैं। अब अगर इसे भारत के मामले में देखें तो जहां 15 से 24 आयु वर्ग की 12.81 मिलियन महिलाएं कार्यरत हैं, तो वहीं 25 से 54 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 80.5 मिलियन है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा और गर्भनिरोधक गोली का महिला कार्यबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो असल में शिक्षा का कार्यबल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ज्यादातर समाज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ ब्रांच को महिलाओं के लिए उचित नहीं मानता है। ऐसे में विषयों की पसंद में अंतर स्कूल स्तर पर ही नजर आने लगता है। अब अगर इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों की बात करें तो जहां लगभग 96% पुरुष टॉपर्स ने कक्षा 11वीं और 12वीं में विज्ञान को चुना, तो वहीं महिलाओं में केवल 71% ने ही विज्ञान चुना। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को आमतौर पर उनके पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम शोध अनुदान दिया जाता है, जबकि वो सभी शोधकर्ताओं का 33.3% प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के सदस्यों में केवल 12% महिलाएं हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में केवल 22% महिलाएं हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति को चलाने वाले अधिकांश तकनीकी क्षेत्रों में कौशल की कमी के बावजूद इंजीनियरिंग स्नातकों में अभी भी महिलाएं केवल 28% और कंप्यूटर विज्ञान तथा सूचना विज्ञान में 40% है। वहीं विज्ञान के लिए 4% से भी कम नोबेल पुरस्कार महिलाओं को दिए गए हैं, जबकि आज तक इकोनॉमिक्स में केवल 3 महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार मिल सका है और इसमें से तीसरी गोल्डन ही है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि शिक्षा के स्तर पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं पहले से आगे नहीं बढ़ी हैं, बल्कि श्रम बाजार में महिलाओं का हिस्सा पहले से काफी बढ़ा है और इसके पीछे तकनीकी विकास को अहम माना जाता है। इसके अलावा इसमें गर्भनिरोधक गोली के महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
कहा जाता है कि गर्भ निरोधक गोली के न केवल गहरे सामाजिक परिणाम होते हैं, बल्कि इसका 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्थिक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हम अमेरिका के एक डेटा से समझ सकते हैं। दरअसल साल 1970 में मेडिकल डिग्रियों में 90% से अधिक पुरुष थे, तो वहीं कानून की डिग्री और MBA में 95%, जबकि दंत चिकित्सा में 99% पुरुष थे। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में गर्भ निरोधक गोलियों के कारण महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और 1980 तक लगभग 1/3 सीट महिलाओं ने अपने नाम कर ली। अब अगर इसे हम भारतीय महिलाओं के आंकड़ों से समझें तो कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन महिलाओं की नसबंदी की गई थी या जिन्होंने पारंपरिक गर्भ निरोधक का चयन किया था, उनकी कृषि और उत्पादन क्षेत्रों में नियोजित होने की संभावना ज्यादा थी। चलिए अब इसके बाद आते हैं अपने अगले सवाल पर कि क्या ऐसा सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण होता है, व्यावसायिक स्तर पर नहीं? तो जवाब है नहीं। दरअसल हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कामकाजी उम्र की केवल 10% भारतीय महिलाएं या तो कार्यरत थी या नौकरी की तलाश में थी। इसका मतलब है कि 361 मिलियन पुरुषों की तुलना में केवल 39 मिलियन महिलाएं ही कार्यबल में कार्यरत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के जुलाई 2021 जून 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 से 59 वर्ष की आयु की 29.4% महिलाएं ही भारत की श्रम शक्ति का हिस्सा थी, जबकि वहीं पुरुषों की LFPR यानी श्रम शक्ति भागीदारी दर 2021-22 में 80.7% थी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी कहना है कि भारत में रोजगार योग्यता लिंग अंतर 50.9% है। इसमें 70.1% पुरुषों की तुलना में श्रम बल में केवल 19.2% ही महिलाएं हैं। ऑक्सफैम इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी भारतीयों में से केवल 39.5% ही नौकरी मांग रहे हैं, और इसमें जहां पुरुषों में यह अनुपात 66% है तो वहीं महिलाओं में ये केवल 8.8% है। लेकिन उनकी इतनी कम नौकरी की मांग के पीछे केवल सामाजिक दबाव नहीं है। दरअसल महिलाएं श्रम बाजार में बराबरी का हिस्सा नहीं रखती और इसका कारण व्यावसायिक पॉलिसी भी है। उदाहरण के लिए क्राइसिस के समय सबसे पहले महिलाओं की ही जॉब जाती है। अब अगर इसे यूरोप के आंकड़ों से समझें तो उसके मुताबिक कोविड के समय दिसंबर 2020 तक महिलाओं ने 1,56,000 नौकरियां खोई थी। हालांकि उसी समय पुरुषों को 16,000 नौकरियां मिली थी। इसके अलावा अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार महामारी के दौरान अमेरिका में महिलाओं ने 5.4 मिलियन नौकरियां खोई थी, जबकि पुरुषों के मामले में यह संख्या 1 मिलियन है। वहीं ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अनुसार सिर्फ 2020 में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की आय में $800 बिलियन का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, कंपनियों में उनकी नियुक्तियां भी कम होती हैं। साल 2018 के वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सभी नौकरी विज्ञापनों में से 1/3 से ज्यादा संभावित कर्मचारी के रूप में पुरुष पहली पसंद होते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ऐसी हर 10 नौकरियों में से 6 में पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि कम गुणवत्ता, कम स्थिति और कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। फरवरी 2023 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2041 कंपनियां सूचीबद्ध थीं, लेकिन इनमें से केवल 100 कंपनियों में ही प्रबंध निदेशक यानी MD या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में कोई महिला थी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां भी महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को तरजीह देती हैं। और इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, सब जगह हालात लगभग एक जैसे ही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इससे नुकसान क्या होता है। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से साल 2025 तक भारत की GDP को $0.60 ट्रिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं साल 2018 की मैकिन्से रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत अपनी महिला कार्यबल भागीदारी दर को 10% बढ़ाकर अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में $552 बिलियन जोड़ सकता है, मगर इस दिशा में कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है। मई 2022 तक मीडिया संगठन Inc. 42 के आंकड़ों के अनुसार
केवल 15% भारतीय यूनिकॉर्न में से कम एक महिला संस्थापक थी। वहीं लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय की 2020-2021 रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% एमएसएमई का स्वामित्व महिलाओं के पास है। अगर ये महिलाएं लेबर फोर्स का हिस्सा बनती तो अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार होता, लेकिन अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को लेबर फोर्स से बाहर कर मानव संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। असल में इसका सबसे बेहतर उपाय तो हमें पेंडेमिक के दौर ने सिखाया, और वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क। इसके अलावा पारिवारिक दायित्वों का बंटवारा करके भी हम महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं, और जिससे आगे चलकर उनके लिए काम पर वापस लौटने की बात हो या फिर नए काम तलाशने या सीखने की, तो उन्हें समस्या ना हो। इसके अलावा मैटरनल लीव के साथ साथ पैटर्नल लीव को भी कानूनी रूप देने के बारे में विचार किया जा सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाकर भी कार्यबल में उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। ज्यादातर कंपनियां लंबे समय के काम को महत्वपूर्ण मानती हैं, और जैसे कि गोल्डन की रिसर्च बताती है कि वैसे काम जहां वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता, वहां महिलाएं ज्यादा पिछड़ती हैं। तो अगर लॉन्ग वर्किंग आवर के दृष्टिकोण को दूर कर दिया जाए तो भी कार्य क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। कार्यस्थल में महिला भागीदारी बढ़े, इसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा। ऐसा विशाखा गाइडलाइंस या कार्यस्थल पर यौन हिंसा जैसे कानूनों को लागू करने पर जोर देकर भी किया जा सकता है। साथ ही क्रैच सिस्टम को अनिवार्य बनाकर भी उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा लोगों को इस तरफ जागरूक भी करना होगा कि महिला की नौकरी से परिवार टूटता नहीं, बल्कि इस पारस्परिक साझेदारी से उनमें और मजबूती आती है। देखा जाए तो एक महिला की इस पारिवारिक जिम्मेदारी की हानि सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि एक महिला के लिए ये शारीरिक, मानसिक यातना भी है। तो वहीं एक पुरुष के लिए इमोशनल ट्रॉमा भी, जो अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बांट पाता, बल्कि काम और पैसे के पीछे भागता रहता है। अब अगर पारिवारिक दायित्व को दोनों मिलकर साझा करेंगे तो न केवल पारिवारिक आय बढ़ेगी, बल्कि उसके सुखी होने के चांस भी बढ़ेंगे। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। एक विवाहित महिला की कार्यस्थल में कम भागीदारी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।